जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपको आपके परिवार टॉपर्स IQ पर। जैसा कि पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में एक नए सिरे से नए तरीके से तैयार होकर के एक नई PPT को डिज़ाइन करके आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए बिना किसी विलंब के पिछले क्लास की तरह आज फिर हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि आखिर भारत में प्रथम नियमित जनगणना, क्या भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? जनगणना से बेसिस जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पूछता है आखिर सबसे पहले कि आखिर जनगणना किस सूची का विषय है? तो आपको बताना है कि ये संघ सूची का विषय है। ठीक, उसके बाद जनगणना के बाद पूछ सकता है आखिर जनसंख्या किस सूची, तो आपको बताना है जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, ये समवर्ती सूची का विषय है। फिर पूछता है आखिर जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आपको बताना है क्या डेमोग्राफी जो होता है ये जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। फिर पूछता है आखिर जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 11 जुलाई, क्या 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, पूछ सकता है क्वेश्चन कि आखिर पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना पूछे पहले पूरे विश्व में पूछेगा, पूरे विश्व में पहली जनगणना कब हुई? तो आपको बताना है पूरे विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई। कहाँ पे? स्वीडन देश में हुई, वो भी 1749 ईस्वी में हुई। ठीक, 1749 में। ठीक, आखिर पूछेगा पूरे विश्व में सबसे पहले नियमित जनगणना, ध्यान दीजिएगा बहुत माइनर डिफरेंस है। नियमित जनगणना जब पूछेगा तो आपको बताना है पूरे विश्व में नियमित जनगणना ये यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। ये तो पूरे विश्व की बात हो गई। आइए हम बताते हैं आपको कि भारत में आखिर पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई। 1872 में सबसे पहले मेयो के शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। फिर ये तो केवल एक जनगणना हुई थी, लेकिन पूरा दशकीय आधार पे पूछेगा कि दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुआ? तो आपको बताना है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ। ठीक, आखिर 1881 के बाद पूछेगा स्वतंत्र भारत में जनगणना कब शुरुआत हुई? तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में 1951 से शुरुआत हुई जनगणना की। ठीक, ये तो बात हुई भारत में जनगणना की। फिर पूछेगा आखिर भारत में जो 2011 की जनगणना है, क्या 2011 की जनगणना के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए पूछेगा 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो आपको बताना है कि पूरे भारत की तो 15वीं है, क्या 15वीं पूरे भारत की है। जब पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी है तो आपको बताना है कि 7वीं, क्या स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और जनगणना के बेसिस पे ये 15वीं है। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद पूछता है आखिर जनसंख्या घनत्व क्या है? क्या जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो आपको बताना है 2011 के अनुसार 382, कितना? 382 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक, पूछता है आखिर डेंसिटी के बाद सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनघनत्व ये आपको राज्य में पूछा जाएगा जब, तो राज्य बताना है दिल्ली, क्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, सॉरी यूटी। और राज्य मत पूछेगा तो आपको बताना है कि राज्य में बिहार, सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? बिहार। सबसे कम जनघनत्व जब पूछेगा तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17, मात्र 17 जनघनत्व यहाँ पे है। ठीक, ये तो जनघनत्व की बात हो गई। उसके बाद पूछ सकता है आपसे जनघनत्व के बाद लिंगानुपात, क्या आखिर लिंगानुपात कितना है? देखिए लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपको बताना है कि 943 आउट ऑफ 100, क्या 943 आउट ऑफ 1000 ये लिंगानुपात है। ठीक है, आइए ये प्रथम नियमित जनगणना आपको बता ही दिए, क्या 1881। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है
इससे जो भी क्वेश्चन धीरे धीरे हम सभी को जनगणना के जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उपनाम से पूछा गया है, क्या रत्नाकर किसका उपनाम है? उपनाम से परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए रत्नाकर तो उपनाम किसका है? महर्षि वाल्मीकि। क्या? महर्षि वाल्मीकि का जो उपनाम है ये तो है रत्नाकर। क्या? रत्नाकर। उसके बाद पूछता है आखिर विष्णुगुप्त किसका उपनाम है? तो आपको बताना है जो विष्णुगुप्त है ये चाणक्य, आप लोग जानते होंगे चाणक्य, ये अर्थशास्त्र के पितामह हैं। किसके? अर्थशास्त्र के। चाणक्य जो हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पितामह हैं। पूछता है आखिर अर्थशास्त्र किसकी विषय है? तो आपको बताना है कि ये राजनीति पे डिपेंड है। क्या? राजनीतिक विषय है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग सोचते होंगे अर्थ यानी धन, लेकिन धन से संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नसरुद्दीन किसका उपनाम है? तो आपको बताना है हुमायूं। क्या? हुमायूं का उपनाम क्या है? नसरुद्दीन। फरीद खां किसका उपनाम है? तो आपको बताना है जो शेर शाह है। क्या? शेर शाह का उपनाम क्या है? फरीद खां। ठीक। राम बोला पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि तुलसीदास जी। क्या? तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के क्या है? रचयिता हैं, उनके उपनाम राम बोला है। ठीक। आइए कुछ और उपनाम आपको बताते हैं। जैसे पूछ सकता है क्या कि ज़हीरुद्दीन। क्या? ज़हीरुद्दीन किसका नाम है? तो आपको बताना है कि ज़हीरुद्दीन ये किसका उपनाम है? तो ज़हीरुद्दीन ये उपनाम जो है अकबर का। किसका? अकबर का उपनाम ज़हीरुद्दीन। ठीक। एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, अकबर का उपनाम जो है, देखिए दो चीज़ें पूछा। ज़हीरुद्दीन पूछेगा, आपको बताना है कि क्या? बाबर। बाबर का उपनाम ज़हीरुद्दीन। जब पूछेगा जलालुद्दीन। क्या? जलालुद्दीन। दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पूछता है ज़हीरुद्दीन, दूसरा पूछ सकता है आपसे जलालुद्दीन। क्या? जलालुद्दीन किसका उपनाम है? तो आपको बताना है अकबर। क्या? अकबर का उपनाम जलालुद्दीन। ठीक। इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस किया। आइए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये जलसंधियों से है। ठीक है। जलसंधि पूछा गया है कि बेरिंग जलसंधि। देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये क्या है? बेरिंग जलसंधि। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा जी। देखिए पूछेगा बेरिंग जलसंधि। क्या? बेरिंग जलसंधि किस जलसंधि को जोड़ती है? देखो जलसंधियाँ क्या होती हैं? जलसंधि होती हैं कि आइए एक मैप से समझते हैं। ये देखिए क्या है, ये पूरे विश्व का मैप है। इसमें क्या होता है कि जो जलसंधि होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पनामा जलसंधि है। क्या? ब्लैक पेन से देखते हैं। देखिए ये क्या है? एक पनामा नहर आप लोग जानते ही होंगे। पनामा ये जलसंधि क्या करती है? दो जलों को जोड़ती है। क्या? दो जल, बहुत बड़े जलस्तर को जोड़ती है, इसे बोलते हैं जलसंधि। ये क्या करती है? ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। क्या? ये प्रशांत महासागर है। आपका ये यस आकार का आपको बताए ही थे। किसकी आकृति होती है? अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर ये आपका हो गया कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। इसको कौन सा जोड़ता है? जब पूछेगी पनामा नहर किसे जोड़ती है, तो आपको बताना है कि पनामा जलसंधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किन दो भूभाग को अलग करती है? जब जोड़ेगी तो अलग करेगी किस भूभाग को? तो आपको बताना है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के भूभाग को अलग करती है। कौन? पनामा नहर। ठीक। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन बेरिंग जलसंधि। देखिए यहाँ पर एक जलसंधि है। क्या? बेरिंग जलसंधि। कौन सी है? बेरिंग जलसंधि। आपको दिख रहा होगा बेरिंग जलसंधि कहाँ पे है? तो आपको देख सकते हैं इधर अलास्का वाला क्षेत्र है। क्या? ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये आपका रसियन का क्षेत्र है। ठीक है। इसका मतलब बेरिंग जलसंधि किसके किसको जोड़ती है? ऊपर कौन सा ओशियन है? आपको एकदम बताए भी थे हम। ऊपर ओशियन है आर्कटिक और नीचे कौन सा ओशियन है? ये आपका पैसिफिक ओशियन। क्या? पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर इधर है। ठीक। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने की काम कौन कर रहा है? बेरिंग जलसंधि। पूछेगा किस भूभाग को अलग करती है, तो आप देखिएगा ये एशिया। क्या? एशिया। एशिया को किससे अलग कर रहा है? इधर आपका ये अमेरिका वाला पार्ट है। एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है बेरिंग जलसंधि। जब पूछेगा देश वाइज, तो आपको बताना है कि रसिया को अलास्का से अलग करता है। क्या? रसिया को अलास्का से अलग करता है। देखिए इसमें कुछ और जो क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें बन सकता है क्या? यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जिब्राल्टर जलसंधि दिख रही। क्या? जिब्राल्टर जलसंधि। क्या? जिब्राल्टर जलसंधि ये क्या करती है? ये भूमध्य सागर, ये आपका दिख रहा होगा, ये मेडिटेरियन सी है। कौन सा सी? मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर।
भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को ये आपका ये अटलांटिक महासागर है क्या, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के द्वारा जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है क्या, जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। उसके बाद आइए जो इंपॉर्टेंट जल संधि है एक यहाँ पे है, आपको ये ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, देखो एक नीचे है टॉरस जल संधि, ऊपर है बॉस, देखो ये तस्मानिया है, नीचे क्या है, ये तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे क्या है, तस्मानिया। यहाँ पे कौन सी जल संधि आपको बोल रहा है, बॉस जल संधि नीचे है, ठीक। बॉस जल संधि किसको किसको अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है क्या, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है, ठीक। उसके बाद जब पूछेगा कि आखिर बॉस के साथ ये टॉरस जल संधि क्या, टॉरस जल संधि किसे अलग करती है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया को ये पपुआ न्यू गिनी क्या, इसका नाम है पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन सी जल संधि करती है, तो आपको बताना है कि जो टॉरस जल संधि है ये पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। आइए इसी के साथ आज की क्लास का ये क्वेश्चन कौन सा था, पिछला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यही था कि बेरिंग जल संधि किसे किसे जोड़ती है। आपको मैंने क्या बताया, ऊपर था आर्कटिक महासागर इधर साइड, ठीक, उसके नीचे कौन सा था, उसके नीचे था पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, हमारा सही ऑप्शन हो गया, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मैंने क्या बताया, जब पूछेगा पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है तो आपको बताना है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ठीक। जावा सागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। देखो अभी मैंने बताया अटलांटिक महासागर और भूमध्य, कभी कहीं पूछा था मेडिटेरियन सी, ध्यान दीजिएगा, इसे कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि क्या, जिब्राल्टर जल संधि किसे किसे जोड़ती है तो आपको बताना है इसे, ठीक। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद क्या, ये संप्रदाय से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। द्वैतवाद किस संप्रदाय का विषय है, किस संप्रदाय से संबंधित है। देखिए जो संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को एक ही फाइल में यही 5 मिनट के अंदर निपटाएंगे। देखिए सबसे पहले द्वैतवाद किससे संबंधित है, ब्रह्म संप्रदाय से, ठीक। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है, विशिष्टवाद। जब पूछेगा आखिर विशिष्टवाद किससे संबंधित है क्या, विशिष्टवाद, तो आपको बताना है विशिष्टवाद वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। शनक संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय से जब पूछेगा शुद्धवाद क्या, शुद्ध द्वैत पूछेगा किससे संबंधित है, आपको बताना है शुद्ध द्वैत रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। पूछेगा सनक संप्रदाय किससे संबंधित है, आपको बोलना है द्वैताद्वैत क्या, जब पूछेगा द्वैताद्वैत संप्रदाय किससे संबंधित है, आपको बताना है ये है शनक संप्रदाय से संबंधित है। पूछता है कभी कभी इनके आचार्य कौन कौन से हैं क्या, इनके आचार्य कौन कौन हैं, ठीक। विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य का नाम क्या है, तो आपको बताना है सबसे विशिष्ट पूरे ब्रह्मांड में कौन है, राम जी। इसी से याद कर लीजिए आप लोग रामानुजाचार्य क्या, रामानुजाचार्य जी ये विशिष्टवाद संप्रदाय के आचार्य है। द्वैताद्वैत और शुद्ध द्वैत आप पूछेगा इसके कौन आचार्य है, तो आपको बताना है कि माधवाचार्य क्या, माधवाचार्य ये जो हैं शुद्ध द्वैतवाद के आचार्य हैं। ब्रह्म समाज संप्रदाय क्या, ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद बाकी उसके बाद है द्वैताद्वैत क्या, ब्रह्म के बाद द्वैताद्वैत संप्रदाय है, ठीक। इसके द्वैताद्वैत का पूछता है आखिर इसके आचार्य कौन है, आपको बताना है कि निम्बार्क क्या, निम्बार्क द्वैताद्वैत के आचार्य हैं, ठीक। ब्रह्म समाज के बाद द्वैत समाज, आपको मैंने बताया सनक संप्रदाय, ठीक है। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्लास का अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, संस्थापक के बारे में आपको बता दें, ईसाई धर्म से जो क्वेश्चन बनेंगे इसी स्लाइड से सब बनेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं कौन, ईसा मसीह जी क्या, ईसा मसीह जी। आपको बता दें कि ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था उसी दिन से ईसा मसीह जी का जो ईसाई धर्म का त्यौहार है उसे हम लोग क्रिश्चियन क्या, क्रिसमस डे क्या, क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, आप लोग को बताना है कि क्रिसमस डे जो मनाते हैं ये ईसा मसीह जी के जो बर्थ यानी जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक। जो एक होता है गुड फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे क्या, गुड फ्राइडे पेपर में पूछा है एनटीपीसी में, गुड फ्राइडे और या ईस्टर फ्राइडे क्या, या पूछेगा ईस्टर फ्राइडे क्यों मनाया जाता है या किस लिए मनाया जाता है।
आपको बताना है कि ये जो ईसा मसीह थे, इनके जो मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण यानी जिस दिन ये मारे गए थे 33 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई थी, तो आपको बताना ईसा पूर्व यानी बीसी में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसी के उपलक्ष्य में ये गुड फ्राइडे या ईस्टर फ्राइडे मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद इनके जो माता पिता का क्या नाम है आपको बताना है कि क्या मैरी, इनके माता का क्या नाम था, मैरी इनके माता का नाम। पिता पूछेगा तो आपको बताना है इनके पिता का नाम है जोसेफ। क्या? मैरी जोसेफ। आप लोग सुनते ही होंगे मैरी जोसेफ। इनका इस ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह पूछता है कभी कभी कि पवित्र होली सिंबल क्या है, वो आपको बताना है कि जो क्रॉस है, क्या क्रॉस चिन्ह आप लोग देखते होंगे ऐसे क्रॉस बना रहता है, ये ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। क्या? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। इनको आखिर इनको किसके द्वारा फांसी दिया गया था? जो रोमन पोंटियस के द्वारा इसे फांसी दिया गया था। ठीक है। और कुछ चर्च है, जैसे एक फेमस चर्च है नोमडेम। क्या? नोमडेम फेमस चर्च है। ये कहाँ पे है आप लोग बताइएगा? पारसी धर्म का ईसाई धर्म का बहुत फेमस चर्च है। क्या? नोमडेम। क्या? नोमडेम चर्च ये कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि पेरिस। कहाँ पे? पेरिस में ये फेमस चर्च है। ठीक। आइए इसी के साथ आपको बताते चलते हैं। ये जरथुस्ट, आप इसको भी देख लीजिएगा। जरथुस्ट क्या है? जरथुस्ट ये पारसी धर्म का, क्या पारसियन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जरथुस्ट यानी पारसियन या पूछेगा ईरानी धर्म का संस्थापक, तो आपको बताना है कि कौन है? जरथुस्ट। चंद्रगुप्त किसका संस्थापक है? आपको बताना है मौर्य वंश। क्या? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यमित्र शुंग किसका है? शुंग वंश। क्या? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पूछ सकता है आखिर मुगल वंश का संस्थापक कौन है? मुगल वंश का संस्थापक आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। ठीक है। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा, आपको बताना है कि बाबर। ठीक है, बाबर। ठीक। आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की परिकल्पना है? क्या? कितने प्रकार की न्याय की परिकल्पना है? ठीक। आइए इसमें हम विस्तृत तरीके से जानते हैं एक फिगर के माध्यम से। देखिए फिगर है ये, क्या भारत का संविधान। इसे देखकर आप लोगों को गर्वान्वित होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि उस समय हमारे संविधान के निर्माताओं ने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया है। देखिए एक अच्छी तरीके से बताते हैं। भारत का संविधान कहाँ से शुरू होता है? उद्देशिका पूछेगा कभी कभी। आखिर संविधान, ठीक है, पूछेगी संविधान की प्रस्तावना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। प्रस्तावना का जब विचार पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बताना है आपको अमेरिका यानी यूएसए। जब पूछेगा प्रस्तावना की परिभाषा, क्या प्रस्तावना की परिभाषा यानी भाषा किस देश से लिया गया, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। प्रस्तावना का परिभाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार यूएसए। ठीक। उसके बाद आइए फिर शुरू होता है कि हम भारत के लोग, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है हम भारत के लोग। पूछता है कि आखिर भारत की जो संविधान का जो प्रस्तावना बना है उसका सबसे विशिष्ट अंग कौन सा है? तो हम भारत के लोग। ठीक। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है हम लोग एक संप्रभु राज हैं। इसका मतलब भारत अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों को स्वयं डिसीजन कर सकता है, इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद आइए फिर पूछता है क्या? समाजवादी। पूछता है पेपर में समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी देखने के लिए हम लोग चलेंगे यूरोप में। यूरोप में जो कार्ल मार्क्स की घटना थी उसमें हुआ क्या? यूरोप में कार्ल मार्क्स की जो विचारधाराएं थी वहाँ गरीबी और अमीरी को जो है एक जातिगत तरीके से देखा जाता था। अमीरी को बहुत ऊंचे वर्ग में रखा गया, गरीबों को बहुत निम्न स्तर पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो समाजवाद है गांधी और नेहरू के विचारधाराओं पे डिपेंड है। इसका मतलब यहाँ पर जो समाज है यहाँ पर लोगों को विचार के आधार पर न देखा जाता है, यहाँ पर सबको एक समान तरीके से देखा जाता है। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे भारत में किसी का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत सरकार किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। इसमें पूछेगा पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों का एक प्रकार से, समान प्रकार से सभी धर्मों का
सम्मान किया जाता है। फिर है आखिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक का मतलब अलग है। इसका मतलब क्या होता है कि एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण कथन है, क्या? जनता का जनता के लिए जनता का द्वारा शासन ही, यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जनता संप्रभु होती है, जनता ही चुनाव करती है, जनता के द्वारा ही हम लोग संवैधानिक पदों पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, इसी के लिए लोकतंत्र। उसके बाद जो गणराज्य आ जाएगा, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या? गणराज्य में विशेष ध्यान दीजिएगा। गणराज्य का मतलब होता है कि जो हम लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाए हैं, यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था नहीं है कि वो वंशानुगत होगा। जब पूछेगा कि गणराज्य का मतलब क्या होगा, आपको बताना है कि जो राजा यानी जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर आया है बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहा है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य का कितने प्रकार की न्याय की बात करता है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है भारतीय संविधान? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात किया, 3 प्रकार की राजनीतिक यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया। उसके बाद कितने प्रकार की समता, पेपर में पूछता है कि भारतीय संविधान कितने प्रकार की समता का, आपको बताना है कि प्रतिष्ठा और अवसर। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर यानी 2 प्रकार की समता की बात करता है। उसके बाद क्या लिखा? प्राप्त करने के लिए सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है आखिर 26 नवंबर 1949। क्या? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या किया गया? इसी दिन इंप्लीमेंट किया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक, आखिर ये भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक ये बाद में जोड़े गए। देखिए, एक क्या है? एक है वेरुवादी। क्या? एक वेरुवादी संघ मामला है। ये कब का है? बेरुवादी जो संघ मामला है, ये बेरुवादी जो संघ मामला था, इसमें 1960 में ये कहा गया कि जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें कोई प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचारों पर पुनर्विचार करते हुए जो केशवानंद बनाम केरल राज्य में 1973 में 13 जजों की जो बेंच थी, उसमें क्या बताया गया कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है और इसमें क्या किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण ढांचे को छोड़ करके इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के लिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 का हुआ था, इसमें भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक, आइए इसी के साथ आज फिर पूछ सकता है आखिर संविधान की आत्मा। जब क्वेश्चन ये पूछेगा संविधान की आत्मा, ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा के बारे में जब क्वेश्चन में पूछेगा, आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का क्या है, आत्मा है। ठीक, लेकिन जब पूछ सकता है कभी कि आखिर भीमराव अंबेडकर के, देखिए, हाँ इधर देखिए, भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ये संविधान की आत्मा किसे मानते हैं, तो आपको बताना है आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है। लेकिन जब पेपर में पूछेगा संविधान की आत्मा, आपको बताना है प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना को। ठीक, आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले क्वेश्चन का जो ऑप्शन था ये, हाँ देखिए, कितने प्रकार के न्याय आपको मैंने बताया, क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात बताया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, और समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। देखिए, थोड़ा आपको क्वेश्चन, हाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। ये प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बता दें कि जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। ये 30 के 30 किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक है, ये लोकसभा से होते हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी है, यही सबसे बड़ी समिति है। उसके बाद एक समिति होती है क्या,
प्राक्कलन समिति, फिर लोक लेखा समिति। क्या? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में क्या होता है, इसमें टोटल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में होते क्या है, इसमें 15 + 7 का रेशियो होता है। 15 किससे होते हैं? ये होते हैं लोकसभा से, और 7 किससे होते हैं? ये राज्यसभा से। इसमें एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें विपक्ष का नेता धन का जांच करता है। क्या? विपक्ष का जो नेता होता है इसमें हेड होता है, ठीक, यही धन की जांच करता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कैग की रिपोर्ट क्या पूछता है? कैग की, आइए एक मैप लगाए होंगे में भी, देखिए, हाँ ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि प्राक्कलन समिति, क्या? प्राक्कलन या आकलन, इसे बोलते हैं एस्टीमेट। ये कब बनी थी? 1950, लेकिन आपको सन नहीं याद रखना है, ठीक। ये इसमें क्या हुआ था, ये 30 जज, उसमें 30 लोग थे, ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य थे। 30 में ये सबसे बड़ी सदस्य है, ठीक है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें 30 के 30 जो हैं ये सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति ये 1921 की है। इसमें 22 सदस्य, कितने? 22 सदस्य होते हैं। 15 मैंने आपको बताया, क्या? 15 + 7 का रेशियो होता है। 15 आपका जो होता है ये लोकसभा से, ये बाकी 7 राज्यसभा से होता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। जब पूछेगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन सी है, तो आपको बताना है कि लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है, ठीक। उसके बाद क्या होता है इसमें, हाँ, इसका मेन काम होता है कि धन की जांच करना। जो बजट के बाद जो धन आया है उसको किस प्रकार से कहाँ लगा है, उसकी सबको जांच करता है। ये जांच करने के लिए खुद तो जाती नहीं है, ये क्या करता है, कैग, CAG आप लोग जानते हो, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दे देती है अपनी रिपोर्ट कि आप जाइए जांच करिए कितना पैसा कहाँ लगा हुआ है। यह क्या करते हैं भाई साहब, जा करके जांच करते हैं कितने राज्यों में कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है। उस पैसा की जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट, कैग जो है ये अपनी रिपोर्ट को सीधे किसको देता है? प्रेसिडेंट को। जब पूछे कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, आपको बताना है कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है। लेकिन उसके बाद ये प्रेसिडेंट को सौंपने के बाद प्रेसिडेंट सीधे विचार करते हैं। जब पूछे कैग अपनी विचार को किसको देता है, कैग अपनी विचारों को जो देता है ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरी या लोक सरकारी या उपक्रम, लोक या सरकारी उपक्रम समिति। इसमें कितने होते हैं? इसमें बिल्कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं, ठीक। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्लैंड की बात किया है। देखिए इसमें टाइपिंग एरर है, अगली क्लास से आपकी पीपीटी अच्छी तरीके से डिजाइन होकर के आएगी। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथ की बात किया है। सबसे बड़ी ग्रंथ जो है ये लीवर होती है। क्या? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जब पूछेगा कि विटामिन डी, क्या? विटामिन डी का संचयन कहाँ पे होता है, आपको बताना है कि लीवर में विटामिन डी का संचयन होता है, ठीक। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्लैंड है। क्या? मिश्रित ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक। पैनक्रियाज से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये अंतःस्रावी, क्या? अंतः और वही श्रावी। मिश्रित मतलब होता है अंतः प्लस वही, दोनों श्रावी हैं, ठीक है। अंतःस्रावी और वही श्रावी ग्रंथि इसी के बोलते हैं। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल होता है, क्या? पैनक्रियाज के पूछता है इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कि जो इंसुलिन का निर्माण होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से होता है, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है त्वचा। जब पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको बताना है कि त्वचा, न कि एक थूक देना है, ठीक है। जब पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि, जब सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि पूछेगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको बताना है कि यही पैनक्रियाज, क्या? पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, ठीक। उसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनेंगे बायोलॉजी के, धीरे धीरे हम आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर? बैरोमीटर के क्या बोलते हैं आविष्कारक कौन से हैं, आपको बताना है कि टॉरिसेली। क्या? टॉरिसेली जो है ये बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। बैरोमीटर काम क्या होता है? वायुदाब। क्या? वायुदाब को मापने वाला एक यंत्र है। वायुदाब को जब मेजरमेंट करने की बात आए, ये किसका यूज़ करते हैं, तो आपको बताना है कि बैरोमीटर, ठीक है। इसलिए क्या करता है, अपनी रीडिंग को बैरोमीटर पर शो करता है कि यहाँ पे कितना वायुदाब है। फ्रैंकलिन के बाद विक्टर हेस, कार्ल बेंस, माइकल फैराडे, आप लोग जानते होंगे किसकी खोज करता है? माइकल फैराडे। आप लोग बताइएगा माइकल फैराडे किसकी खोज करता है, ठीक। माइकल फैराडे के बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब पूछेगा क्या डायनमो की खोज करता कौन है, तो आपको बताना है कि
माइकल फैराडे डायनमो के खोजकर्ता हैं। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है कि स्कूटर के खोजकर्ता कौन है? क्या? ब्राउशा। ब्राउशा का नाम आप लोग जानते होंगे, ये स्कूटर के खोजकर्ता है। ठीक, स्कूटर के खोजकर्ता ब्राउशा। ठीक है, आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? क्या? प्रथम महिला राज्यपाल। जब प्रथम महिला जो महिलाओं से भारत की प्रथम महिलाएं हैं उन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली महिला राज्यपाल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि सरोजिनी नायडू जी। ये कहाँ की राज्यपाल थी? तो आपको बताना है यूपी की राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू को और क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। क्या? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है। ठीक, उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जब पूछेगा भारत की पहली जो राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति, आप लोग यहाँ पे चूंकि महिलाओं की बात हम कर ही रहे हैं तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी है। मीरा कुमारी, यानी जब लोकसभा के अध्यक्ष की बात आएगी, भारत की सबसे पहले महिला अध्यक्ष, लोकसभा की जो है अध्यक्ष, लोकसभा की जो महिला अध्यक्ष हैं ये मीरा कुमार है। ठीक, उसके बाद वायलट अल्वा, ये राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष, आपको बताना है कि वायलट अल्वा। फिर पूछेगा पहली महिला आईएएस, तो आपको बताना है आईएएस के बाद आईपीएस। आईएएस आपको बताना है अन्ना हजारे। क्या? अन्ना हजारे भारत की पहली महिला आईएएस। आईपीएस पूछेगा तो आपको बताना है किरण बेदी। आप लोग किरण बेदी के विचारों से फेमस होंगे ही, परिचित भी होंगे। उसके बाद पूछ सकता है आखिर हाई कोर्ट से। क्या? हाई कोर्ट से क्वेश्चन बनता है। देखिए एक ही बार में सभी क्वेश्चनों को एक जगह समराइज करने का प्रयास करेंगे। पूछेगा भारत की पहली महिला न्यायाधीश। क्या? सुप्रीम कोर्ट की जब पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य महिला न्यायाधीश, ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बताना है कि फातिमा बीबी। क्या? फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। जब पूछेगा हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है तो आपको बताना है कि अन्ना चांडी। क्या? अन्ना चांडी ये पहली महिला न्यायाधीश हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल जज ही थी। ठीक है, जब पूछेगा कि आखिर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहे हैं? चीफ मुख्य न्यायाधीश जब पूछेगा तो आपको बताना है कि लीला सेठ। क्या भैया? लीला सेठ ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट की चीज़? हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सबसे पहली मुख्य। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आपको बताना है फातिमा बीबी। पूछेगा हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश क्या कौन है? आपको बताना अन्ना चांडी। फिर पूछेगा कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है इसमें क्या होता है? ये तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सीजीएच, तो आपको बताना है क्या? लीला सेठ। ठीक, आइए इसी के साथ ऑप्शन कौन सा होगा? पहली महिला राज्यपाल मैंने बता ही दिया, सरोजिनी नायडू। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, लेकिन टॉपर साहब की परिवार की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी मांगते हैं। सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि क्लासेज कुछ टेक्निकल इशू और कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं हो पाई है। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे मित्रों। देखिए टॉपर साहब की परिवार आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहा है। अभी आप लोग देखिएगा अगली क्लासेस किस तरीके से हम शेड्यूल किए हैं, आप लोग देखने के बाद ही कहेंगे वास्तव में टॉपर साहब की परिवार हम लोगों के बीच में एक अच्छी मेहनत कर रहा है। मित्रों ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी के बीच में शेयर करिए। परिवार ये अपना है, अपने परिवार को, टॉपर साहब की परिवार को सभी लोगों से जितने लोग मिले सबको बोलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर से ज़रूर। देखिए हम लोग आप लोगों के बीच में, अनिल सर देखिए मैथ कितना तगड़ा आज पढ़ाए हैं, नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ के देखिएगा। नंबर सिस्टम का ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लोगों के बीच में शेयर करिएगा, बता दीजिएगा कि टॉपर साहब की परिवार एक नए जोश के साथ फिर से आप लोगों के बीच में एक नए ऊर्जा के साथ उपस्थित हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।